यहां पर देखिएगा अगला है कार्बन में सह संयोजी आबंध, यानी कि कार्बन में जो बॉन्ड की बात किया जाए तो कार्बन में बॉन्ड होता है सह संयोजी बॉन्ड होता है, बॉन्ड को आबंध या बंध कहते हैं। क्लियर? तो वह बंध जो समान परमाणु या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनता है। याद रखना, ऐसे अभी किसे कहते हैं? तो वो बंध या वो बॉन्ड जो समान परमाणु या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं, मतलब दोनों तरफ समझौता होता है, उसे कहते हैं सह संयोजक बंध कहते हैं। बोलो इतना क्लियर है ना? इसका ऐसे समझ लो, जैसे H2 है, जैसे क्या है? H2 है। अब H2 हाइड्रोजन का जो अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है और इसका भी 1 है, अलग अलग डिनोट कर देते हैं। अब ये दोनों लोग एक दूसरे से साझा करते हैं, ये कहते हैं तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हारे साथ मिल जाते हैं, और दोनों जन एक लाठी बन जाओ जी, मार दीजिए क्योंकि मर जाए एकदम। क्लियर है? इस तरह से सिंगल बॉन्ड बनता है। तो ऐसा बॉन्ड जो कि परस्पर, है ना, या तो एक समान परमाणु, ये समान परमाणु, या जो है अलग अलग परमाणु। अभी यहां पर देखा जाएगा CH4, तो यहां पर अलग होता है। C का क्या होता है? अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। हाइड्रोजन का 1 है, 1 फिर यहां 1, फिर जो है 1 मिनट यहां पर 1, फिर यहां पर 1। ये साझा किए, ये साझा किए, ये साझा किए, ये साझा किए। क्लियर है? और ये सब पूरा साझा कर लिए, देखो ये साझा कर लिया और एकदम कार्बन का स्टैक भी पूरा हो गया। तो क्या बना? यहां पर यहां सिंगल बॉन्ड, ऊपर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड। किससे कनेक्टेड है? H H H H। इस तरह से बनता है CH4। अभी ये तो शॉर्ट में मैंने बताया, अभी डिटेल से बता दिया। तो इस तरह का बॉन्ड है ना, जो कि या तो समान प्रकार के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं, या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं, ऐसे बॉन्ड को कहते हैं सह संयोजक बंध कहते हैं। समझ में आया? कार्बनिक यौगिकों के बीच में सह संयोजक बंध पाया जाता है। बोलो क्लियर है ना? इस तरह से होगा। तो वह बंध जो कि यहां पर यही चीज है, इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं। अब कौन से इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं? या तो समान परमाणु के या भिन्न परमाणु के मध्य। तो इसे पूरा कर दो, समान परमाणु या भिन्न परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं। देखो इसी बात को उल्टा समझो, सहसंयोजक बंध क्या है? तो वो बंध होता है जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के मिलने। कौन से इलेक्ट्रॉन के? तो या तो समान परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच, या तो जो है भिन्न परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं। बस पूरा मिला दो, क्लियर है? जैसे H2 में समान प्रकार के, और यहाँ CH4 में क्या है भाई? कार्बन अलग है, हाइड्रोजन अलग है। अभी क्लियर है ना? अब यहां करें, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, याद कर लो। कार्बन का सिंबल C होगा, परमाणु क्रमांक 6 होगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो K, यानी कि पहले कक्ष का K नाम दिया जाता है। यानी पहले कक्ष में 2 हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, बस। तो यानी कि यहां कार्बन का सिंबल C होगा, परमाणु क्रमांक क्या होगा? 6 होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2,4 होगा। अगर पूछ लिया जाए कार्बन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका अष्टक 2 प्रकार से पूरा होता है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर ये C4+ यानी कि धनायन बनाता है, कार्बन आयन बनाएगा। या 4 इलेक्ट्रॉन को, 1 मिनट, 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर ये C+ यानी कि धनायन आयन बनाएगा। दूसरा, ये 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके, 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करके? प्राप्त करके C4- आयन बनाएगा, ये ऋणायन बना सकता है। और एक्चुअली इसका जो नाम होता है ना, इसका नाम होता है बच्चा कार्बाइड होता है। इसका नाम क्या होता है? कार्बाइड होता है। यही 2 कंडीशन है, क्लियर है? यानी कि अगला इसका हो गया कि कार्बन के इसके अंतिम बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां 2 कंडीशन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ये क्या करेगा? C4+ आयन बनाएगा। और जब C4+ आयन बनाएगा तब एक्चुअल में इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कार्बन आयन कहा जाता है, कार्बन बोलेंगे। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? प्राप्त करके C4- आयन बनाएगा, तब यहां पर यहां C4 आयन को क्या, C4- आयन को क्या बोलेंगे? कार्बाइड, कार्बाइड बोलेंगे। बोल, अभी समझ में आया? यहां तक क्लियर है? ये थोड़ा सा क्रिटिकल था, लेकिन आई होप आसानी से समझ में आ गया। आपने समझा सहसंयोजक बंध क्या होता है,
तो ऐसा बंध जो कि समान परमाणु के बीच या भिन्न परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करने से बनता है। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, कार्बन का सिंबल C है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4, ये सबको पता है। अंतिम बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दो कंडीशन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन खो भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन को खोएगा तब ये C4 प्लस यानी कि धनायन कार्बन आयन बनेगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, प्राप्त करेगा, तब ये क्या बनेगा, C4 माइनस आयन यानी कि ऋणायन बनेगा और जिसे बोलेंगे कार्बाइड बोलेंगे। बोलो क्लियर है? बाकी इन सबको मारो गोली, हटाओ। अभी क्लियर है? आगे देखिए, इस समस्या को हल करने के लिए कार्बन इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों का कार्बन के अन्य परमाणु खत्म करो। आगे आ जाओ, यहां नेक्स्ट क्लियर है? यहां पर देखिए सह संयोजक बंधन के कुछ उदाहरण अब यहां पर दिए हैं। देखो हाइड्रोजन, अब यहां कुछ उदाहरण, ये आपको हेडिंग बनाना है, फिर ये हेडिंग बनाना है, हेडिंग के बाद आपको ये सीधा दिखा देना बस। यहां कह रहे हैं जैसे H2 अणु का निर्माण कैसे होता है, इन सबको मारो गोली, सीधा आ जाओ। कार्बन के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन एक है, एक को इस तरह से दिखाया जा रहा है, यहां एक, यहां एक, क्लियर है? अब फिर ये दोनों लोग संयोग करते हैं। अब संयोग चाहे ऐसे कर लें ऊपर नीचे, बगल बगल ऐसे मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं भाई, चाहे ऐसे करें और चाहे आप कर दो भाई, तू यहां रहा और तू जैसे अलग अलग दिखाना है अलग अलग दिखा दो। तो ये दोनों लोग मिल रहे हैं, अच्छा मिलन हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्लियर? बस यहां तो कार्बन, यहां पर सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर पूछ लिया जाए हाइड्रोजन अणुओं के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्लियर है? समझ में आया? तो इस प्रकार से ये देखिए यहां पर बना, ये सिंगल बॉन्ड बना है। अब ये, अब आपके हिसाब से तो ऊपर बने चाहिए, नहीं नीचे में बने, एक्चुअल में यही होना चाहिए। क्लियर है ना? एक्चुअल में यही होता है, लेकिन वही चीज मैं कह रहा हूं, आप लोग अपडेट कर दो ना चीजों को, इसको ऐसे ना समझकर इस तरीके से समझ लो, ज्यादा आसान हो जाएगा। इससे आपको अलग अलग दिख रहा है। अच्छा मान लेते हैं कार्बन का ये परमाणु क्रॉस के तरीके से दिखाए, कार्बन का अंतिम, अरे कार्बन का नहीं, हाइड्रोजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन यहां पर क्रॉस के तरीके से, यहां पर पॉइंट के तरीके से, दोनों ने एक दूसरे के साथ साझा किया तो सिंगल बॉन्ड बना, यानी सहसंयोजक बंध। तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन अणु का निर्माण, ये हेडिंग बनाना है और ये सब कुछ नहीं लिखना। आप चाहो तो ये लिख दो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक होगा भाई, अकेला है एक का एक 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 एक, एक ही होगा ना, ठीक है। फिर संयोग से पूर्व, पहले ये अलग अलग रहेगा, फिर यहां पर दिखाया जा रहा है साझित इलेक्ट्रॉन, देखो साझा कर रहे हैं, संयोग के पश्चात हो रहा है, ठीक है। फिर यहां मिलन कराओ, सिंगल बॉन्ड बना, एकल बंध यानी कि H2 अणु को दर्शाता, H2 अणु एकल बंध H2 अणु को दर्शाता है, मतलब H2 अणु के बीच में एकल बंध सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसमें क्या करना है, एक तो ये, फिर ये, फिर ये सीधा सीधा दिख ही रहा है। बोलो इतना क्लियर है? तो H2 अणु का निर्माण कैसे होगा, एक तो आप ये दिखा दो पहले अलग अलग, है ना, फिर साझा कराते हुए दिखा दो, और इसके बाद में आप साझा कराते हुए ये वाला दिखाना ज्यादा सही रहेगा, और लास्ट में आप बना दो, ये लो लास्ट में बनाकर और यहां लिख दो H2 अणु का निर्माण इस प्रकार से होता है। बोलो क्लियर है? समझ में आया? इसी तरह क्लोरीन अणु यानी कि Cl2 का निर्माण, अब भैया फिर वही नाटक नोटिंग की, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, अच्छा पहले नंबर क्लोरीन का सिंबल होगा Cl और इसका परमाणु क्रमांक होगा 17। परमाणु क्रमांक क्या होगा, 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 7 आएगा। भैया ये बड़ी काम की चीज है, ध्यान देना, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करोगे तब तक काफी ज्यादा ही समस्या है, समस्या ही समस्या है। आगे चलकर संयोजकता भी निकालने में समस्या है, और उस पर नेगेटिव चार्ज लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज लगेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। जैसे यहां अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो इसलिए कार्बन नहीं क्लोरीन है, इसलिए क्लोरीन पर 1 इलेक्ट्रॉन तो लगता है लेकिन 1 नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। इसका एक्चुअल में होता है Cl माइनस होता है। बोलो इतना क्लियर है ना? लेकिन हाइड्रोजन का क्या था, H प्लस था यहां पर। अब देखिए सेम यहां, अब यहां पर अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के, 7 है। क्लोरीन के अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब बताओ जब क्लोरीन के अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो देखिए इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। आप अलग अलग भी दिखा सकते हो पॉइंट वाइज। फिर यहां पर आप चाहो तो ऐसे बाउंडिंग करा सकते हो, सीधा सीधा, ये हमेशा ऐसे किए कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? इन दोनों का हो गया। फिर क्या किया गया, अच्छा ये मैं बताऊं या समझ में आ गया? बोलो भाई,
देखो यहां पर सिंपल सा कोई पेज दे दो भाई। देखिए यहां पर क्या किया गया है, जैसे Cl2 का निर्माण कराना है तो Cl 17 नंबर पर होता है Cl, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 7 आएगा। अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब Cl 2 बार है, हम Cl और यहां पर Cl कर देते हैं। ओके बच्चा, यहां पर अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां पर 1 2 अलग अलग दिखाते हैं ना, 3 4 5 6 7 7 ये हो गया। क्लियर है बच्चा। अब इनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पास ले आते हैं। वैसे पास ही बनाना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, अब तो बन ही गया। यहां पर ये हो गया, देखो पास में हो गया। और यहां Cl, अब इसका 7 होना चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी 7 होना चाहिए तो 1 ऑलरेडी है। 1 2 3 4 5 6 7, अरे सॉरी, तो पॉइंट कर दो, अलग अलग करो, इससे ये क्लियर रहता है ना, कोई बात नहीं। अब ये दोनों साझा किए तो इससे ये पता चलेगा सिंगल बॉन्ड बनेगा। फिर क्या किया गया, ये दोनों देखो, एक मिनट, ये दोनों देखो मिल गए, ये देख रहे हैं। जब ये हुआ तो इधर से पता ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि क्लोरीन का स्टैक पूरा हो गया। देखो 1 2, ये एक डिब्बे में आ गया ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यही काम कर दिया गया उल्टा। ये देखो फिर इधर का भी पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा किताब में यही ऊपर नीचे कर दिए, कोई बात नहीं। अब यहां क्लोरीन का स्टैक, दोनों क्लोरीन का स्टैक पूरा हुआ लेकिन एक दूसरे के सहयोग से, अकेले नहीं हुआ था, एक दूसरे के सहयोग से। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन के सहयोग से बना है। तो यानी कि यहां पर Cl और Cl, यानी कि Cl 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 बना। अब इसको जब शॉर्ट में लिखेंगे तब क्या होगा, Cl2। तो समझे Cl2 अणु का निर्माण कैसे होता है, इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं। पहले इसका ये किया गया, इस तरह से आप मैथमेटिकल फॉर्म में समझ सकते हैं, बाकी यहां डिटेल में लिखा गया है। ओके, यहां देखिए यही चीज तो लिखा गया भाई, देखो एक मिनट मैं इसको जूम करता हूं। यहां देखिए, यहां सेम टाइप का कोई बात नहीं, ये चीज दिया गया। अब बताओ समझ में आ रहा होगा ना, इनको ऊपर नीचे पास में चिपकाया गया, फिर ऊपर नीचे मैंने बगल बगल लगाया, ये ऊपर नीचे कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हुआ साजित इलेक्ट्रॉन, तो यहां से बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। बाकी दोनों का स्टैक पूरा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टैक पूरा, Cl Cl। अब Cl Cl से इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, Cl2। तो इस प्रकार Cl2 अणु में सह संयोजक बंधन पाया जाता है। आगे आप यहां पर लिख देना Cl2। बोलो क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। अब दूसरे ये कह रहे हैं जल का निर्माण कैसे होता है, जल का। अच्छा ये क्लियर है आप लोग को, ये वाला बॉक्स पूरा अब तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि कॉपी में मैंने बता दिया। दूसरा अब ये कह रहे हैं जल कैसे बनता है, ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं जल का निर्माण कैसे होता है, यहां पर दिए नहीं, H2 का निर्माण ये कराए। अब H2 में क्या है, H का एक है, अलग दिखा दिए, H का एक है, और O का मतलब होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 6 नंबर पर होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 कॉमा क्या मिलेगा, नहीं ऑक्सीजन का 8 होगा, कोई बात नहीं, हम ही गलत है, ठीक है बढ़िया है। अरे कार्बन का 6 होगा भाई, चलो गलती होती है, इंसान गलती होगा, पुतला मैं भी पुतला हूं, पुतला नहीं इंसान हूं। देखिए यहाँ 8 पर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 कॉमा 6 होगा। अब ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6। अब साझा कराओ, जब साझा होगा तो इधर देखो 1 1 इधर ये दे दिए, ये देखो अब बगल बगल लगाए हैं ना, आखिर आगे लाइन पर देखो ये हो गया और इधर का ये हो गया, फिर बीच में ये बनाया गया ताकि ऑक्सीजन का पूरा 8 पूरा हो जाए। यहां पर ये देखो ये खिचड़ी तो नहीं हो जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो यानी कि यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन का स्टैक पूरा हो गया, तो हम लिख सकते हैं HOH, जहां से इसको फाइनली लिखेंगे H2O। अगर पूछ लिया जाए जल के अणुओं में सह संयोजन बंध पाया जाता है, हाँ बिल्कुल पाया जाता है। जल का अगर स्ट्रक्चरल सूत्र पूछ लिया जाए, यानी कि संरचनात्मक सूत्र पूछ लिया जाए, तब क्या होगा, HOH होगा। याद रखना, जल को ब्रेक करेंगे HOH होगा। क्लियर है, आगे यहां चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। और यहां पर O2 का निर्माण,
O2 का निर्माण मतलब ऑक्सीजन अणु का निर्माण कैसे होगा? देखिए यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 8 है। ठीक है, वही पुरानी कहानी फिर से दोहरानी। ओके ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2,6 होगा। ठीक है, बढ़िया है। ऑक्सीजन का 6, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अष्टक पूरा करना है, तो दो दो को साथ में बैठा दो। देखो इसका 2 इसका 2 यहां पास में चिपकाओ। आजा भाई आजा, ये देखो चिपक गया। क्लियर है ना? जब ये पास में आया तो यहाँ बीच में देखो 2 2, यहां से एक बॉन्ड बनेगा, यहां से एक बॉन्ड बनेगा। समझ पा रहे हैं? अरे भाई यहां से एक बॉन्ड बनेगा, यहां से एक बॉन्ड बनेगा, तो बीच में डबल बॉन्ड बना। ये जो गोला बना 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हुआ। इधर इधर वाला गोला देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों ऑक्सीजन का अष्टक पूरा है। तो मतलब O2 अणु का जो निर्माण हुआ कैसे हुआ, ये समझ में आया? O2 अणु का निर्माण कैसे हुआ? अच्छा दूसरा क्या है, अगर मैं पूछ लूं ऑक्सीजन अणुओं में कितना बॉन्ड पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। क्लियर है? कैसे बनता है? बना लोगे ना? ठीक है, बाप बन गए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नाइट्रोजन यानी कि N2 अणु का निर्माण। अब यहां पर देखिए N2 अणु का निर्माण। अब N2 में कुछ करना नहीं। देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, जब 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब क्या मिलेगा? 2,5 मिलेगा। इसका मतलब नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, फिर नाइट्रो 1 2 3 4 5, फिर चिपका दो। आजा भाई, आ गया। देखो ये दोनों आ गए, प्लस भाग गया। ओके ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर देखो, यहां से पहले एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, यानी कि बीच में 3 बॉन्ड बनेगा, 3 बंध बनेगा। फिर यहां पर देखो, जब ये गोला जो बना 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 पूरा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 पूरा हुआ। तो यानी कि इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। बस, तो नाइट्रोजन का क्या होगा? जब N+N मिलाएंगे तब ये हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि N2 अणु का निर्माण सह संयोजन बंध के द्वारा होता है। इनके बीच में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं? तो ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। बताओ समझ में आया? इतना क्लियर है ना? सारी चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेथेन यानी कि CH4 अणु का निर्माण। अब मेथेन कैसे होगा? मेथेन CH4 होगा, वैसे पहले मैंने बता ही दिया है। लेकिन अब आ जाते हैं सीधा भाई मेथेन अणु के निर्माण में एक कार्बन, और कार्बन का सबको पता है, कार्बन कौन से नंबर पर होता है? 6 नंबर पर होता है कार्बन। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,4 होगा, यानी कि अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो देखो कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन का 1 है तो 1 2 3 4। ठीक है, फिर ये गोइयां सहेलिक मिला दो, इधर गोइयां सहेली, इधर इधर। समझ पा रहे हैं ना? जब ऐसे मिला दोगे इन सबको तो ये देखो मिलाया गया पूरा, ये एक गोला ऐसे खींच दिया गया। जब एक गोला खींचा गया तो ये देखो एक बॉन्ड ये बन रहा है। समझ पा रहे हो ना? एक बॉन्ड यहां बन रहा है, एक बॉन्ड यहां बन रहा है, एक बॉन्ड यहां बन रहा है, तो 3 हुआ। और जब ये गोला खींचा गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टक भी पूरा हो गया। यानी क्या बना? C, इधर H, उधर H, इधर H, इधर H। क्लियर? चारों दिशाओं में H H H, हा 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 हा, रावण आ गए। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? CH4 अणु का निर्माण हो गया। क्लियर है? बताइए। अच्छा CH4 मेथेन अणु को ही मार्स गैस कहते हैं। ये होता है कि कुओं से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो कुएं से निकलने वाली गैस मीथेन गैस होती है। ये मीठी होती है, इसको मार्स गैस बोलेंगे। सड़े गले स्थानों से भी यही गैस निकलती है। ओके, अब यहां नेक्स्ट देखिए, मीथेन एक कार्बन यौगिक है जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। इसे ईंधन के रूप में, ईंधन, मुझे लगा ईथर लिखा पहले, इसे ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और ये CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़क प्राकृतिक गैस और बायोगैस का मुख्य अवयव, याद रखना CNG और बायोगैस का ये मुख्य अवयव है। और ये कार्बन द्वारा निर्मित एक साधारण यौगिक होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर अमोनिया यानी कि NH3 और जल का निर्माण तो हम पहले कर चुके हैं, फिर से करवाएंगे। ठीक है, जल ही जीवन है, कोई बात नहीं। यहां पर अमोनिया देखिए, अमोनिया किससे बना है? NH3। अब याद रखना अमोनिया का सूत्र होता है NH3 होता है।
एन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये देखो फुटकर्मा बढ़िया अच्छे तरीके से दे दिए, देखो फुटकर्मा सीधा सीधा, एन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,5, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक 1 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, बस हो गया काम। आ जाओ अब यहां सीधा, इनको मारो गोली। यहां पर देखो नाइट्रोजन का 5 है, अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है ना, नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में 5 है, तो देखो 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन का क्या है? 1 है, तो 1 2 3। अब ऐसा किया गया कि गोइयां शैली सब साथ साथ रहे, ये है ना, और फिर ये पूरा मिल गया, देखो ये पूरा मिला दिए, और यहां तुम इतना तो समझ ही जाओगे, इनका कोई वो नहीं है, इनको हटाओ। अब पूरा जब मिलाया गया गोला में, देखो गोले की वजह से 2 2 4 2 6 2 8 अष्टक पूरा हो गया। यानी कि अमोनिया अणु का निर्माण कैसे हुआ? NH3। ये समझ में NH3 कैसे बना? बोलो बच्चा, आगे करें। अमोनिया गैस NH3 परशीतक के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। अमोनिया गैस जो है मूत्रालय से ये निकलती है, क्लियर है? आगे यहां देखिए, जल H2O का निर्माण कैसे होता है? तो O का परमाणु क्रमांक 8 है। अच्छा, सिंबल ऑक्सीजन का O है, याद रखना, नहीं तो O का O मतलब कुछ और है, ऑक्सीजन कुछ और है, नहीं दोनों मतलब ऑक्सीजन का ही परमाणु क्रमांक O है। परमाणु क्रमांक क्या है? 8 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6, अंतिम में क्या है? 6। चलो O का हो गया। H का तो भैया पता ही है, ये तो सबके साथी है ना, H मीन्स हाथी, और हाथी सबकी साथी, मेरे साथी नहीं सबकी साथी, ये हाल होल से सबके साथ, कोई बात नहीं। O का 8 है, 2,6 हुआ, और इसका 1। अब इसको यार बनाए नहीं, ये तो गद्दारी कर दिए ना। चलो पहले बना दिए थे, हाँ, लेकिन चलो यहां देखते हैं। ऑक्सीजन का कितना? 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, और H 2 बार है, तो 1 और 1 2 हो गया। इधर ये मिल गए, इधर ये मिल गए, ठीक भैया। अब फिर पूरा अष्टक करने के लिए हमने क्या किया? ये लो भैया, सबको मिला दिए, क्लियर है? सब लोग 7 समुंदर है, 8 समुंदर कुदा दिए, क्या दिक्कत है? अब यहां क्या बन गया? यहां से सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, तो मतलब HOH ये बन गया। बोलो, इसी को आप लिख सकते हो H2O। क्लियर है ना? समझ में आया? अब अगला आता है कार्बन के अपर रूप तथा उनके गुण। अपर रूप को बोलते हैं एलोट्रॉप्स। कभी कभी इसको ऐसे हिंदी में लिख दिया जाता है एलोट्रॉप, याद रखना। जैसे आप लोग देखे होंगे ऑटोसोम बिल्कुल लिख दिया जाता है, ठीक, क्रोमोसोम लिख दिया जाता है, हेट्रोसोम लिख दिया जाता है। चलो, कार्बन के अपर रूप तथा उनके गुण, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके, शुरू करते। अपरूपता वो गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है और प्रत्येक रूप में भौतिक गुण भिन्न परंतु रासायनिक गुण समान होते। यानी कि अपरूपता क्या है? अपरूपता किसी तत्व का एक ऐसा गुण होता है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूप में पाया जाता है। मतलब एक ही तत्व है, वो तत्व एक रूप में नहीं है, एक से अधिक रूप में है, लेकिन वो है ना फिजिकल रूप से भले ही सेम लगे, फिजिकली भले ही सेम लगे, लेकिन अगर उसको फिजिकली भले ही अलग लगे, अलग अलग दिखे, यानी भौतिक रूप से भले ही वो अलग दिखे, लेकिन जब उसको तोड़ा फोड़ा जाएगा, यानी कि केमिकली रूप से रासायनिक गुण उसके रासायनिक रूप से सारे रूपों के एक ही गुण पाए जाएंगे, तो ऐसे तत्व के विभिन्न रूपों को कहते हैं, क्या कहते हैं? उस तत्व का अपर रूप, है ना, ऐसे भिन्न रूप को ही अपर रूप कहते हैं। समझ में आया? अपरूपता ऐसा गुण है जिसमें कोई तत्व एक या एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, लेकिन उन सारे रूपों में भले ही भौतिक गुण अलग अलग रहे, भौतिक रूप से अलग अलग दिखें, लेकिन उनमें विशेषता है, उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। तो ऐसे तत्व के विभिन्न रूपों को उस तत्व का अपर रूप कहते हैं। जैसे कार्बन के अपर रूप, कार्बन विभिन्न अपर रूपों के रूप में पाया जाता है। कार्बन के विभिन्न अपर रूप हैं। एक तो क्रिस्टलीय, जब कार्बन क्रिस्टलीय रूप में पाया जाएगा, यानी कि कार्बन क्रिस्टल के रूप में पाया जाएगा, तब हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, याद रखना।
कार्बन क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है, और कार्बन के क्रिस्टलीय रूप का एग्जाम्पल क्या है? अच्छा खासा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। कार्बन के क्रिस्टलीय रूप का एग्जाम्पल जो है हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन है। लेकिन कार्बन का जो सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप या एमार्फस है, एमार्फस रूप, सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप या एमार्फस रूप जो है कोयला के रूप में, लैम्प ब्लैक यानी कि काजल के रूप में, लैम्प ब्लैक काजल के रूप में, या चारकोल के रूप में पाया जाता है। तो कार्बन के अपर रूप को ओवरऑल दो भागों में बांटा गया, एक तो क्रिस्टलीय रूप और दूसरा सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप, जिसमें कोयला, लैम्प ब्लैक या जो है चारकोल पाया जाता है। बोलो क्लियर है? यहां से ऑप्शनल ज्यादा बनने का चांस रहता है। अब एक एक के बारे में देखते हैं। हीरा, देखिएगा, हीरा को बोलते हैं डायमंड। आदमी कहता है डायमंड रिंग, तो डायमंड रिंग उनसे कह दो बा कार्बन पहने हो। देखिए यहां पर हीरा, हीरा को डायमंड बोलते हैं। हीरा जो है होता है रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है। देखिए हीरा का कोई खास रंग नहीं होता है, रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है। इसकी अत्यधिक चमक जो होती है उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है। ये सब क्वेश्चन बनता है। हीरे की अत्यधिक चमक किसके कारण होती है? तो उच्च अपवर्तनांक के कारण हीरे की अत्यधिक चमक होती है। ये रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है। अच्छा, हीरा जो है काफी भारी और अत्यधिक कठोर होता है। याद रखना, हीरा जो है काफी भारी होता है और अत्यधिक कठोर होता है, और इसे इतना कठोर होता है, इतना कठोर होता है, इतना कठोर होता है कि इसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। सबसे ज्यादा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में है तो कौन है? हीरा है। समझ में आया? हीरा किसी को मार दो एकदम मुंडी फूट जाएगी। क्लियर है? आगे, और ऐसा क्यों होता है? हीरा जो विद्युत का कुचालक होता है। आगे प्रॉपर्टी है, हीरा क्या है? विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति होती है। मतलब हीरा के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। और एक चीज मैं और बताऊं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण कोई चीज कुचालक होता है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण कोई चीज सुचालक होता है। अगर पूछ लिया जाए कोई चीज सुचालक होता है, मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, क्यों? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, तो ऐसा क्यों? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण। अच्छा, इसकी उच्च तापीय चालकता और उच्च गलनांक बिंदु होता है। ओके बच्चा, क्लियर? ये सब काम की चीज है। और इसको कैसे याद करोगे? इसको फुटकर में याद करो। हीरा क्या है? हीरा रंगहीन है। और क्या है? पारदर्शी है। क्या है? पदार्थ है, द्रव थोड़ा है। हीरा क्या है? रंगहीन है, पारदर्शी है, पदार्थ है। अच्छा, अत्यधिक चमक होती है, काहे होते हैं? उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है। ठीक, काफी भारी होता है, अत्यधिक कठोर होता है। कितना कठोर? इतना कठोर कि कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। और यह विद्युत का कुचालक है। क्यों है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण। और कौन विशेषता? हाँ है, उच्च तापीय चालकता और उच्च गलनांक बिंदु भी होता है। बोलो, इतना क्लियर है? यहां तक समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसका संरचना, यानी कि यह कार्बन परमाणुओं का बृहद अणु है। एक तो ये याद रखो भाई, कार्बन परमाणु का बृहद अणु है, मतलब कई सारे कार्बन परमाणु मिलकर एक हीरे का निर्माण करते हैं, या हीरे का फॉर्मेट होता है। और हीरा कठोर क्यों होता है, ये भी रीजन समझो। क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से प्रबल सह संयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। इसकी यही खास विशेषता है। इसी की वजह से हीरा जो है सबसे ज्यादा कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट कठोर नहीं होता है। ग्रेफाइट हीरा में अंतर बताऊं? देखो, हीरा में क्या होता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। इस तरह से चेन चलती है। लाइए दीजिए जरा सा हथियार दीजिए। नहीं, युद्ध क्षेत्र महाभारत का। जैसे ये मान लो कार्बन है, मान लो ये बिंदी कार्बन है। अब इसमें 1 2 3 4, फिर ये कार्बन 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 कार्बन, फिर यहां 1 2 3 4, फिर यहां कार्बन कार्बन कार्बन, फिर यहां 1 2, है ना? देखो इसका
किसका पूरा करें पहले, इसका 1 2 3 4, फिर यहां देखो अब यहां ऐसे कनेक्टेड होते हैं, फिर यहां पर इसका मान लो पूरा करते हैं 1 2 3 4 पूरा हो गए, फिर इसका पूरा करते हैं, इसका 1 2 3 और देखो 1 2 3 4 इसका पूरा है। समझ पा रहे हैं ना, ऐसे ये चेन चलती रहती है, मतलब प्रत्येक कार्बन परमाणु से हर मतलब चारों बॉन्ड से कार्बन श्रृंखला जुड़ी रहती है, इस तरह से ये लंबी होती चली जाती है, जैसे आप किताब में देख सकते हैं इस तरह से दिया। अब समझ में आया इसका स्ट्रक्चर, अभी तक नहीं समझ में आया था, अब क्लियर हुआ, इस तरह से बनता जाएगा। और ये जैसे एक तो ये ऐसे चेन बनेगी, फिर इसके ऊपर एक रिपीटेड हो जाएगा, तो ये 3D के शेप में आपको लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है जैसे मोटा है ना, तो इस तरह से हीरे की संरचना होगी। बताओ क्लियर है, अब चित्र भी बनाना सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में उल्टा हो जाता है, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु किसी 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, मतलब एक खाली रह जाता है। अभी ग्रेफाइट भी बताते हैं, यहां पर आप ये देख सकते हैं, यहां देखिए ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की प्रत्येक या चद्दर संरचना होती है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है अन्य 3 कार्बन परमाणु से, हीरा में क्या है प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 या एक छूट जाता है, अन्य 3 कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जोड़कर एक षटकोणीय मतलब षटकोण जैसी संरचना, ठीक है, हेक्सागोन जैसी रेखीय संरचना बनाती है। आप इसका संरचना कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये देखिए ग्रेफाइट की षटफलकीय संरचना, यहां पर एक ही रहता है। अब ये चीज काफी लंबी कहानी है, लेकिन ये बताओ अंतर तो समझ में आ गया ना, क्लियर है। कार्बन हीरे में क्या होता है, हीरे में क्या होता है देखिए, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से मिलकर प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। ग्रेफाइट में क्या होता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध द्वारा जोड़कर एक षटकोणीय संरचना बनाती है। क्लियर है। आगे देखिए, प्रबल सहसंयोजक बंध बनने के कारण इसकी कठोर त्रिविमीय जालक संरचना बन जाती है, मतलब ये 3D के शेप में बन जाती है, इस तरह से जो आप देख रहे हैं। अभी क्लियर है। आगे, जो इसकी कठोरता के लिए उत्तरदायी है, आप समझे काहे कठोर है, कठोरता के लिए उत्तरदायी ये है क्योंकि कार्बन का, अब यहां जैसे ये कार्बन है 1 2 3 4, फिर यहां ये कार्बन 1 है ना 2, अब ये पीछे वाला नहीं दिखता है, जैसे 3D शेप में है ना, तो भाई फ्रंट वाला दिखता है, पीछे वाला कहां दिखेगा, वो चीज नहीं दिखेगी। चलिए आगे चलते हैं। यहां जो इसके अतिरिक्त हीरे के क्रिस्टल में प्रबल सहसंयोजक बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इसका गलनांक उच्च होता है। अब जैसे मान लो इसको तोड़ना है, तब क्या होगा, उच्च गलनांक की आवश्यकता होती है। समझे, इसका गलनांक उच्च क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस। बोलो क्लियर है। अब उपयोग कहां, हीरा कहां उपयोग होता है, तो देखिए इसकी कठोरता के कारण इसका प्रयोग मार्बल, ग्रेनाइट और ग्लास को काटने के लिए काटने वाले चाकू में करते हैं। बताओ हीरे का उपयोग कहां करते हैं, मार्बल, ग्रेनाइट यानी कि महंगे महंगे सामान को, जैसे मार्बल, संगमरमर, ग्रेनाइट, ग्लास यानी कि कांच को काटने वाले चाकू में इसका प्रयोग करते हैं, इसकी कठोरता की वजह से। इसे कीमती पत्थर जड़ित आभूषणों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जवाहरात में इसका यूज किया जाता है। हीरे को कृत्रिम रूप से कार्बन को बहुत उच्च दाब व ताप पर रखकर बनाया जा सकता है। यह कृत्रिम हीरे छोटे परंतु प्राकृतिक हीरे के समान होते हैं, यानी कि हीरे को बनाया भी इंसान कम थोड़ी है। हीरा तो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लेकिन इंसान कहता हम पैदा कर सकता है। क्लियर है, इंसान बहुत तेज है। लेकिन ये देखो कृत्रिम हीरे छोटे होते हैं, लेकिन प्राकृतिक हीरे के बिल्कुल समान होते। ओके, आगे चलते हैं। बताए पूरा समझ में हीरा का। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है भूरा होता है, काला होता है, पारभासी पदार्थ होता है। भूरा काला पारभासी पदार्थ होता है। हीरे से हल्का होता है, मुलायम होता है, चिकना होता है और फिसलनशील होता है। हीरा जो है नहीं, ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक होता है, जबकि हीरा क्या था, कुचालक था। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का अच्छा
चालक है इसलिए क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है, जबकि हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति होती है। इसमें उष्मा का ये अच्छा चालक नहीं होता, ये केवल विद्युत का अच्छा चालक होता है। जैसे इसमें उष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन विद्युत प्रवाहित हो जाएगी। समझ में आया? आगे इसकी संरचना, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की प्रत्येक चद्दर संरचना होती है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध द्वारा जोड़कर षटकोणीय रेखीय संरचना बनाता है। यद्यपि प्रत्येक कार्बन परमाणु का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। जब 3 से ही जुड़ा है तो चौथा क्या होगा? मुक्त हो। अब चौथा मुक्त होने की वजह से इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थिति होगी भाई। चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इसलिए ये विद्युत का अच्छा चालक बनाता है। आप समझे? देखो ये रीजन भी पता चल गया। अगर ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक होता है तो क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। इसका मतलब इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हो गई। अब ये होगा विद्युत का अच्छा चालक। और हीरे में कौनो इलेक्ट्रॉन नहीं मुक्त था, इसलिए हीरा क्या था? कुछ अलग था। बताओ, समझ में आया? आगे देखिए, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की विभिन्न परतें एक दूसरे से दुर्बल वांडर वाल बलों द्वारा जुड़ी होती है ना। ये दुर्बल है ना, बलों द्वारा, वांडर वाल बलों द्वारा जुड़े होते हैं। ये अतः एक दूसरे पर ये फिसल सकते हैं, इसलिए ग्रेफाइट छूने पर फिसल सकता है या फिसलता है। यहाँ पूरा रीजन बताया गया है, लेकिन खैर ठीक है, अभी आप रफली एक बार पढ़ लो, इतना डिटेल से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। इसका उपयोग, इसके चूर्ण का उपयोग मशीनों के पुर्जों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। इसके मतलब बारीक पाउडर का प्रयोग मशीनों के पुर्जों में स्नेहक, मतलब जहां कहीं थोड़ा सा एक ऐसे फिसल कर चलने की आवश्यकता होती वहां पर। ठीक है। आगे, जैसे इसी वजह से इसका प्रयोग कहां किया गया? पेंसिल में किया गया। क्योंकि पेंसिल में क्या होता है, जब हम ऐसे उसको चलाते हैं तो कार्बन का अपर रूप तो है ही, वो फिसलता रहता है। समझ पा रहे ना? फिसलता रहता है, और जो कार्बन का अपर रूप है वो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त है तो वो निकलता रहता है, इसलिए वो लिखता रहता है। इसका प्रयोग सेलों के इलेक्ट्रोड व पेंसिल के लिए लेड के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि यह कागज पर काला चिन्ह बना सकता है। और दूसरा भैया फिसलता है, इसलिए इसे काला लेड या प्लम्बेगो कहते हैं। याद रखना, हीरा को काला लेड या प्लम्बेगो भी कहते हैं। और हीरा को नहीं, ग्रेफाइट को, सॉरी भाई। अच्छा, इसका उपयोग सेलों के इलेक्ट्रोड और पेंसिल के लिए लेड के रूप में काम करता है। बताओ, समझ में आया? आप यहाँ ग्रेफाइट की सेट फलकीय संरचना देख सकते हैं, यहाँ ग्रेफाइट की बंधता। बताओ, समझ में आया? अभी क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहां फुलेरीन, हैरोल्ड क्रोटा, रिचर्ड स्माले तथा रॉबर्ट कर्ल ने 1985 में निष्क्रिय वातावरण में कार्बन की 2 छड़ों के मध्य लेसर बीम द्वारा आर्क प्रवाहित करने पर वाष्पित हुए कार्बन की वाष्प को संघनित करने पर प्राप्त काजल से कार्बन के लिए एक नए अपर रूप C60 की खोज की। तो मारो गोली, फुलेरीन इसका सूत्र होता है, C60 इसकी खोज किया था हैरोल्ड क्रोटा, रिचर्ड स्माले और रॉबर्ट कर्ल ने 1985। कहां पर? निष्क्रिय वातावरण में। कैसे किया? तो कार्बन की 2 छड़ों के मध्य लेसर बीम के द्वारा किया। बाकी हटाओ। आगे यहां पर देखें, यहां पर नेक्स्ट। अच्छा, इस प्रकार के अन्य अपर रूपों के रूप में पाए जाने के भी इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि बाकी अन्य अपर रूप भी पाए जाते हैं, और इस खोज के लिए इन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। देख रहे हो, नोबेल पुरस्कार मिला है, छोटी बात नहीं है। संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। और अपर रूपों का नाम फुलेरीन रखा गया है। फ्लोरीन का जो अणुसूत्र होता है CN बताया गया है, जहां पर N का मान 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, या अधिक की भी संभावना हो सकती है। फ्लोरीन की प्रकृति गोलीय मतलब गोलाकार प्रस्तावित की गई और इसमें सर्वाधिक अस्थायी C60 अणु को माना गया, मतलब सबसे ज्यादा। और C60 जो अणु का फ्लोरीन होगा उसको बकमिंस्टर फ्लोरीन कहते हैं, है ना। और ये जियोडेसिक गुंबद के आकार जैसा होने के कारण उसके अमेरिकी वास्तु स्थापित बकमिंस्टर फ्लोरीन के नाम पर बकी बॉल की, इसको बकी बॉल भी कहते हैं, याद रखना।
बकी बॉल भी कहते हैं। C60 की संरचना फुटबॉल जैसी होने के कारण इसका नाम, अब C60 की संरचना फुटबॉल जैसी होती है इसलिए इसको बकी बॉल कह दिया गया। अब कार्बन के 3 क्रिस्टलीय रूपों में ग्रेफाइट सर्वाधिक अस्थाई है, याद रखना ग्रेफाइट क्या सर्वाधिक अस्थाई है, और C60 सर्वाधिक क्रियाशील अपर रूप है, और हीरा क्या है सर्वाधिक कठोरतम पदार्थ है। इसकी अत्यधिक क्रियाशील C डबल बॉन्ड C समूह की असमतल प्रकृति के कारण होती है। खैर अभी बताओ इतना समझ में आया। अब यहां पर चेक द पॉइंट भी दिए गए हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है 6 है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, तो मार्स गैस और सीएनजी। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कार्बन के अपर रूप क्रिस्टलीय में हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, और सूक्ष्म क्रिस्टलीय में कोयला, लैंप ब्लैक और जो है चारकोल है। ग्रेफाइट विद्युत चालकता क्यों प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें एक मतलब कार्बन का एक अणु है ना फ्री रहता है, मतलब मुक्त रहता है। इसको यहां पर ये देखिए दिया गया प्रत्येक कार्बन परमाणु का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो यहां पर लिख सकते हैं कार्बन इलेक्ट्रॉन का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त रहने के कारण। बकमिंस्टर फ्लोरीन की खोज किसने की, तो हैरोल्ड क्रोटा, रिचर्ड स्माले और रॉबर्ट कर्ल ने 1985 में। आगे यहां देखिएगा कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्तमान में ज्ञात कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग 3 मिलियन है। भगवान, कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग 3 मिलियन है। मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, मतलब लगभग 30 लाख मिलियन, 30 लाख है। अब यह प्रश्न आता है कि कार्बन का कौन सा अणु, कौन सा गुण कार्बन यौगिकों के बृहद संख्या में निर्माण के लिए उत्तरदायी है। मतलब यहां से 3 लाख मिलियन है कार्बन यौगिक, क्या सबको याद करना पॉसिबल है, नहीं, तो कुछ ऐसा तरीका बनाया गया जहां से इसको पॉसिबल बनाया जाता है, वही तरीके की यहां बात होगी। देखिए कार्बन यौगिकों के बड़ी संख्या में निर्माण के मुख्य कारण निम्नलिखित है। एक तो श्रृंखलन है ना, कैटिनेशन। कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें स्वयं के परमाणु के साथ बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता होती है, ऐसा और कोई तत्व नहीं है। कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें स्वयं के अपने ही परमाणु के साथ बंध बनाने की क्षमता होती है, और कार्बन स्वयं के परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध की, अभी इसके पहले भी बताया गया था, सहसंयोजी बंध की लंबी, विवृत अथवा खुली मतलब ओपन, या समृद्ध मतलब बंद या क्लोज्ड श्रृंखला बना सकता है। कार्बन के इस गुण को श्रृंखला कहते हैं। अच्छा, इसी के बेस पर कार्बन यौगिक को 2 भागों में बांटा गया। ऐसे यौगिक जहां पर खुली श्रृंखला होती है उनको बोल दिया गया एलिफैटिक यौगिक, और जहां पर बंद श्रृंखला होती है, विवृत श्रृंखला होती है, उनको बोल दिया गया एरोमेटिक यौगिक। अभी आगे पढ़ेंगे इस चीज को, अभी क्लियर हो पा रहा है ना। आगे देखिए, श्रृंखलन का मुख्य कारण कार्बन कार्बन के मध्य बनने वाले सहसंयोजी बंध का अत्यधिक प्रबल होना, अर्थात कार्बन कार्बन आबंध की, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड की आबंध ऊर्जा अत्यधिक होना, जिस कारण कार्बन स्वयं के परमाणु के साथ बंध बनाकर लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है। क्लियर है, समझ में आया। आगे देखें, कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व जैसे सल्फर, सिलिकॉन स्वयं बंधुता की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। इसमें श्रृंखलन का गुण कम बंध ऊर्जा या सामर्थ्य के कारण बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन कार्बन में याद रखना सबसे ज्यादा जो है कार्बन में श्रृंखलन की क्षमता पाई जाती है। कार्बन चेन चलती रहती है। अभी जैसे ये जो चेन बनाया गया था, ये जितना बनाते रहो कभी खत्म ही नहीं होगी, चलती रहेगी, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट, यहां कार्बन की चतुः संयोजकता। अब कार्बन की देखो, कार्बन प्रमुख रूप से सहसंयोजक बंध बनाता है। अभी मैंने बताया भी सहसंयोजक बंध के बारे में। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः कार्बन चतुः संयोजक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होगा, अर्थात इसके संयोजी कक्ष कोष में अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, या 4 जिसे साझे द्वारा प्राप्त करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल भी सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो अभी क्लियर है, आगे चलते हैं। बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति। कार्बन परमाणु के छोटे आकार के कारण, छोटे क्या भैया, सॉरी यार, कार्बन परमाणु के छोटे आकार के कारण इसमें बहुल बंध
यानी कि द्विबंध या त्रिबंध। याद रखना, कार्बन में केवल सिंगल बंध नहीं होता है, कार्बन में बहुल बंध। बहुल बंध का मतलब द्विबंध, डबल बॉन्ड या त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। यह स्वयं से या अन्य तत्वों से जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे द्वारा बंध बना सकते हैं, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है, जो अपवाद स्वरूप अस्थायी होता है या अस्थायी होते हैं। खैर, अभी ये समझ में आया, बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति का मतलब ये है कि सिंगल बॉन्ड के साथ ये डबल या ट्रिपल भी बना सकते हैं। और जरूरी नहीं कार्बन से ही, ये स्वयं से तो बनाते हैं, लेकिन स्वयं के साथ अन्य तत्व जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर आदि से भी ये जो है साझा कर सकते हैं। अब आते हैं असली कार्बनिक रसायन की शुरुआत यहां से होती है। कार्बनिक यौगिक, अभी आपने देखा कार्बनिक यौगिकों की संख्या कितनी है, 3 मिलियन। देखिए यहां कार्बनिक यौगिक जैव शक्ति सिद्धांत, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट्स तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट लवण को छोड़कर कार्बन के सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कार्बन के सभी यौगिक को ही कार्बनिक यौगिक कहते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई कर दी, कार्बन के ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स कैल्शियम कार्बोनेट या जो है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस तरह का है ना, कोई भी कार्बोनेट को छोड़कर, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट इनको छोड़कर, क्योंकि इस चीज को आपने पिछले उसमें पढ़ा था, तो ये कार्बनिक यौगिक नहीं होंगे। भले ही आप करो नहीं यार कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन तो है, लेकिन फिर भी नहीं है कार्बनिक यौगिक। भाई नाम से क्लियर है, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, कार्बन के यौगिकों को, लेकिन कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट को छोड़कर, यही 3 से दुश्मनी, बाकी सबको कार्बनिक यौगिक कहेंगे। आगे चलते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक बर्जीलियस ने बताया कि संसार में समस्त कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल जीव जंतु द्वारा ही होता है। आपको यह तो समझ में आ गया कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। अब बर्जीलियस साहब सबसे पहले है, इनके पहले किसी ने भी कार्बनिक यौगिक के बारे में नहीं बताया। बर्जीलियस पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कहा कि देखो भैया, संसार में जितने भी कार्बनिक यौगिक है ना, इनका निर्माण केवल जीव जंतु के द्वारा ही होता है, केवल जीव जंतु द्वारा होता है। अर्थात जैव जगत ही कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। इनको मारो गोली, सीधा ये करो, क्लियर है ना। अर्थात अथवा इन्हीं को 3 तरीके से इन्होंने बताया, ठीक है। अथवा कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए जैव शक्ति की यानी कि जीवों की उपस्थिति होना अनिवार्य है, क्योंकि जीव जंतुओं के द्वारा ही कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। यानी कि अपनी बात को इन्होंने 3 तरीके से कहा कि कौनों तरीके से तो बतिया समझ में आए, तीनों बतिया एक क्या है, क्लियर है। चाहे आप ये समझो कि संसार में समस्त कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीव जंतुओं द्वारा ही होता है, चाहे आप इससे समझो चाहे आप इसे समझो, जैव जगत ही कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। या आप समझो कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए जैव शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। तीनों का मतलब एक ही है। बर्जीलियस ने इस अवधारणा को, है ना, बर्जीलियस की इस कॉन्सेप्ट को नाम दे दिया गया बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत, चूंकि जीवों की शक्ति पर आधारित। अब समझ में, अगर कोई पूछ ले जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया, बर्जीलियस ने दिया। क्या दिया कि संसार में जितने भी कार्बनिक चीजें हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, इन सबका निर्माण किससे होता है, जीव जंतुओं से ही होता है। जैव शक्ति ही इसका आधार है, ठीक है। एकमात्र साधन जीव जगत ही है। ओके, आगे चलते हैं। अब यहां देखिए जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। बर्जीलियस साहब बढ़िया जैव शक्ति सिद्धांत दिए थे, लेकिन फिर आए गए फ्रेडरिक होलर और ये आए बर्जीलियस के सिद्धांत को फूंक दिए। कैसे, देखिए सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक होलर ने सन 1828 ईस्वी में प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक, इन्होंने लिया अकार्बनिक यौगिक
जैसे अमोनियम साइनेट यानी कि NH4CNO, इसको गर्म किया और गर्म करके आकस्मिक रूप से अचानक यूरिया बना दिया। और जब यूरिया बनाया तो पता चला कार्बनिक यौगिक है, और इन्होंने कहा बर्जीलियस साहब तुम्हारा सिद्धांत गलत। देखो हम जो है अमोनियम सल्फेट को, है ना, पोटेशियम सल्फेट के साथ गर्म करके पहले क्या बनाए, अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट बनाए, फिर अमोनियम साइनेट को गर्म किए और इससे बन गया यूरिया। मतलब ये क्या था एक्चुअल में, ये एक्चुअल में था अकार्बनिक यौगिक, और मैंने अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक बना दिया, और तुम कह रहे थे अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक बनेगा नहीं, गलत कह रहे थे। इस प्रकार से जो शक्ति सिद्धांत का समापन हो गया, अंत। समझ में आया? तो जैव शक्ति सिद्धांत का अंत किसने किया? फ्रेडरिक होलर ने 1828 में किया। कैसे किया? प्रयोगशाला में यूरिया बनाकर, यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक बनाकर। यूरिया कैसे बनाया? अमोनियम साइनेट NH4CNO को गर्म करके। अब अमोनियम साइनेट कैसे आए, इसके लिए स्टेप है, 3 स्टेप में प्रोसेस पूरा हुआ। पहले स्टेप में क्या होता है, ये होता है, 2 स्टेप में होता है। इन्होंने क्या किया, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट। अमोनियम सल्फेट का मतलब NH4 का होल ट्वाइस SO4, और पोटेशियम साइनेट यानी कि KCNO को गर्म किया। गर्म करने के बाद में बना यहां पर अमोनियम साइनेट यानी कि NH4CNO बना, और इसके बाद में बना K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बना। कैसे बना? एक्चुअली ये प्लस आयन है, NH4 प्लस आयन, प्लस के साथ माइनस आएगा, यहां माइनस आयन है CNO, तो NH4 के साथ CNO आ गए। देखो ये प्लस आयन है NH4, अमोनियम आयन प्लस होता है, एक पॉजिटिव आयन होता है, प्लस के साथ माइनस आएगा ना, तो माइनस यहां साइनेट है, CNO है, तो NH4 के साथ CNO आ गया और ये बन गया अमोनियम साइनेट। फिर यहां प्लस आयन कौन है? K, और K के साथ कौन आएगा? SO4, तो यहां K के साथ SO4 आया, तो SO4 पर 2 संयोजकता होता है, तो K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट। ये समझ में कैसे बना? बाकी समीकरण बैलेंस करना भी क्लियर हो गया भाई। NH4 2 बार है इसलिए यहां 2 लगा था। क्लियर है? समझे? और ये तो जैसे जब आप संतुलित करोगे तब क्लियर हो जाएगा। आगे फिर इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट को फिर से गर्म किया, पुनर्व्यवस्था, है ना, NH4CNO को गर्म किया, और गर्म करने के बाद इन्होंने बनाई यूरिया। यूरिया का मतलब NH2CONH2, याद रखना यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। यूरिया में कौन सा समूह पाया जाता है? CONH2 यानी कि एमाइड समूह। CONH2 अभी कल बताया गया था क्रियात्मक समूह क्या है? एमाइड समूह। तो NH2CONH2 यूरिया में एमाइड समूह पाया जाता है। आगे देखिए, अनेक वैज्ञानिकों ने अन्य कार्बनिक यौगिकों का प्रयोगशाला में निर्माण किया। अब इसके बाद क्या हुए? बाकी देखा देखी करने लगे। बाकी कई सारे वैज्ञानिक है और बाकी कई वैज्ञानिकों ने भी कार्बनिक यौगिकों का प्रयोगशाला में निर्माण किया। जैसे कोलबे ने 1845 में वो भैया एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH वो सिरका ही बना दिया। एसिटिक अम्ल का संश्लेषण उसके तत्वों से किया। फिर बर्थेलो आए 1856 में, ये मेथेन बना दिए, CH4 बना दिए। तो इससे प्रूव हो गया कि जो बर्जीलियस ने बात कही थी वो गलत है। इस प्रकार से जैव शक्ति का सिद्धांत खत्म हुआ। क्लियर है? समझ में आया? आगे चलते हैं, कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो देखिए, जैव शक्ति सिद्धांत के अंत होने पर, जब जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया तब क्या हुआ? अत्यधिक संख्या में रासायनिक कार्बनिक यौगिकों की खोज हुई। अलग अलग वैज्ञानिक आकर, है ना, प्रयोगशाला में नए नए तत्वों का डिस्कवर किए, खोज किए। उसके बाद क्या किए? रासायनिक यौगिकों के अध्ययन को, अब भाई बहुत सारे रासायनिक यौगिक हो गए और आजकल आज की डेट में तो भाई लगभग 3 मिलियन है कार्बनिक यौगिक। अब इनको अध्ययन को सुगम बनाने के लिए, मतलब रासायनिक यौगिकों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इनका पुनः वर्गीकरण करना अति आवश्यक हो गया, है ना। अब इसके लिए क्या किया गया? जो कार्बनिक रसायन है, अच्छा, ज्ञात तत्वों के विश्लेषण के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया लगभग एक बड़ी संख्या में ऐसे यौगिक थे जिनमें कार्बन उपस्थित था।
मतलब जो भी तत्व ज्ञात हुए उसमें ये पाया गया भाई बहुत बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक हैं यार। इस आधार पर वे यौगिक जिनमें कार्बन के एक तत्व के रूप में, कार्बन जो है एक तत्व के रूप में अवश्य उपस्थित रहता है ना, लेकिन कार्बोनेट, वही कंडीशन, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट और साइनाइड को छोड़कर बाकी सारे, है ना, कार्बनिक यौगिक कहलाए। और बाकी जिनमें कार्बन का अंश नहीं पाया जाता था उनको क्या बोल दिया गया? शेष कार्बन रहित यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। मतलब ओवरऑल रासायनिक यौगिकों को दो भागों में बांट दिया गया। एक कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन एक तत्व के रूप में विद्यमान हो लेकिन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड को छोड़कर, और दूसरा जिनमें जो कि कार्बन रहित यौगिक हो उनको अकार्बनिक यौगिक कहा गया। तो इस प्रकार एक विज्ञान की एक नई ब्रांच भी बना दी गई। आप हाई स्कूल इंटर में जाओगे, 11th में जाओगे तो पूरा कार्बनिक रसायन एक बढ़िया एकदम पंडित की तरह पोथी पत्रा है, समझ पा रहे हैं ना, पूरा एकदम पढ़ोगे। तो इस आधार पर रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों यानी कि वही तीन को छोड़कर, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और साइनाइड को छोड़कर, जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान की शाखा को कह दिया गया कार्बनिक रसायन। अभी 10th में है, एक में है, बाकी 11th में कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, यानी कि रसायन विज्ञान दो भागों में बटा है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। समझे? आगे देखिए कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा। अब भाई कार्बनिक रसायन पूरा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक नया ब्रांच बन गया, तो इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। देखिए आधुनिक में क्या कहा गया? सामान्यतया कार्बन यानी कि कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ये नॉर्मल केस में जनरली जो है कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं तथा इसके अतिरिक्त अधिकांश यौगिकों में O यानी कि ऑक्सीजन, N यानी कि नाइट्रोजन, S सल्फर, P मतलब फास्फोरस और हैलोजन, हैलोजन का मतलब वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन परमाणु भी उपस्थित हो सकते हैं। ये करें जरूरी नहीं कि कार्बन यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से बने, इसके साथ में ये भी हो सकते हैं, ONSP और हैलोजन परमाणु भी हो सकते हैं, है ना। अब यहां पर फिर क्या हुआ? चलो एक ये कंडीशन, जिन यौगिकों में ऐसे यौगिक जिन यौगिकों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं ऐसे यौगिक को बोल दिया गया हाइड्रोकार्बन यौगिक। और केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है। मॉडर्न में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको हाइड्रोकार्बन से ही शुरुआत करना होगा। जिन यौगिकों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। और ऐसे यौगिक जिसमें C व H के अतिरिक्त, जिसमें देखो जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है उन्हें बोला गया हाइड्रोकार्बन, लेकिन जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि भी पाए जाएं तो उनको बोल दिया गया हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। उनको भी बोला गया हाइड्रोकार्बन, लेकिन उनमें क्या लग गया? व्युत्पन्न लग गया, है ना। आधुनिक परिभाषा के अनुसार हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन करना, नहीं, हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक, है ना, कहलाते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के जो व्युत्पन्न होते हैं इन दोनों को ही कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन और इसके साथ में इनके व्युत्पन्नों यानी कि कुल मिलाकर कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं उनको कहते हैं कार्बनिक रसायन कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब असली शुरुआत करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये CH4, ये मेथेन है। अभी तो मैं बता रहा हूं, आगे इसका पूरा पैदा करके दिखाऊंगा कैसे बनता है ये चीज, ठीक है। यहां C2H6 ये क्या होगा? एथेन। C2H4 ये क्या होगा? एथिलीन। और C6H6 ये क्या होगा भैया? हेक्सीन, नहीं, C6H6, हाँ ठीक है, ये क्या होगा तुम्हारा? अरे नहीं, ये उसका वो हो गया भाई। देखिए यहां C6H6 एक्चुअली ये जो एरोमेटिक
कार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है ये। आगे देखते हैं यहां पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की खुली विवृत श्रृंखला होती है। इसके पहले भी बताया गया था, कार्बन दो तरह से होगी, या तो खुली श्रृंखला के रूप में या तो बंद श्रृंखला के रूप में। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की खुली विवृत श्रृंखला होती है उन्हें कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध होता है। क्या बताया गया? जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध होता है और प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा संतुष्ट होती है, उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2 होता है, और इन्हीं CnH2n प्लस 2 या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इन्हीं को पैराफिन कहते हैं, या इन्हीं को जो है एल्केन कहते हैं। याद रखना, इन्हीं को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। अब एल्केन दो टाइप का होगा, एक तो एल्केन अचक्रीय यौगिक और एक साइक्लो एल्केन जो कि चक्रीय यौगिक के रूप में होगा। अभी इतना क्लियर है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल मेथेन, एथेन, प्रोपेन, अब आप लोग ये पढ़े भी हैं इसके पहले। आगे देखते हैं नेक्स्ट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणु के मध्य या तो द्विबंध या तो त्रिबंध, मतलब जिन ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें या तो दो बंध पाए जाएं या तो त्रिबंध पाए जाएं, और कार्बन की चारों संयोजकताएं चार एकल बंध द्वारा पूर्णतः संतुष्ट नहीं होती, मतलब बीच में कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगता है। जैसे एथिलीन में डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां एसिटिलीन में क्या है? डबल बॉन्ड नहीं, यहां ट्रिपल बॉन्ड होगा एसिटिलीन में। ओके, एसिटिलीन में आपका 3 बॉन्ड होगा। अब इसमें ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, है ना, उनको जो है बोल दिया जाता है, द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोल दिया जाता है एल्कीन, और एल्कीन को ही ओलिफिन कहते हैं, एल्कीन को ही ओलिफिन कहते हैं। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। क्लियर है? आप देख सकते हैं जैसे एथिलीन C2H4, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। बोलो, इतना क्लियर है? अब ये कैसे बना, ये क्लियर है कि नहीं भाई? ना क्लियर हो ना, जैसे एथिलीन है, एथिलीन यानी कि C2H4, तो कार्बन दो, 1 2, अब यहां डबल बॉन्ड है एथिलीन में, 1 2, अब कार्बन की चार संयोजकता 1 2 3 4, 1 2 3 4, H H H H, तो यहीं पर इसको बोल दिया जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, या इसको ऐसे लिखो, या इसको H2C डबल बॉन्ड CH2, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, सब एथिलीन ही है, ओलिफिन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, द्विबंध युक्त है, और क्या बताऊं, और एलिफेटिक है। आगे चलिए, अभी क्लियर है ना? ये संरचनात्मक सूत्र है। अच्छा, त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्काइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और एल्काइन को ही एसिटिलीन बोलते हैं, याद रखना। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, यहां पर n का मान जो 2 होता है, कम से कम n का मान 2 से शुरू होता है। जैसे एसिटिलीन का जो सूत्र होगा C2H2, यहां H बॉन्ड C, या इसको शॉर्ट में लिखोगे HC, और यहां ट्रिपल बॉन्ड CH, या इसको आगे पीछे कर दो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जनरली सही तरीका यही है, क्योंकि कार्बन कार्बन का होता है ना। अब यहां करेंगे तो कार्बन तो बाद में आ गए, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के बेस पर यही यहां गलत किए थे। कहां गया? कहीं तो गलत किए थे ना। ये एसिटिलीन में क्या होगा? यहाँ 3 बॉन्ड होगा। अभी क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अस्थायी होते हैं और असंतृप्त कम अस्थायी होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होते हैं और असंतृप्त अधिक क्रियाशील होते हैं। चूंकि यहां द्विबंध, अब बताओ भाई, जहां एक ही बंध से जुड़ा है तो ये कम क्रियाशील होगा, और जहां ये द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा है तो ये ज्यादा क्रियाशील होगा।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापित यौगिक बनाते हैं। ये क्या होते हैं? योगशील यौगिक बनाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन 1% क्षारीय KMnO4 मतलब होता है लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट, विलयन के प्रति कोई क्रिया नहीं दर्शाते, लेकिन ये दर्शाते हैं। 1% KMnO4 विलयन से क्रिया करके इसको रंगहीन कर देते हैं बेयर परीक्षण के द्वारा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल से कोई क्रिया प्रदर्शित नहीं करते। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल यानी 5% ब्रोमीन का, और यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलयन यानी से क्रिया करके इसका रंग उड़ा देते हैं। क्लियर है? यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन ओजोन से क्रिया करके ओजोनाइड नहीं बनाते, ये बनाते हैं। यहाँ पर संतृप्त का एग्जाम्पल है C2H6 यानी कि एथेन, एन वाला सारा यहां बता दो। क्लियर है? C3H8 यानी कि प्रोपेन, और यहां पर या तो इन वाला या तो आइन वाला, जैसे ये एथिलीन है और ये एसिटिलीन है या जो है एथाइन है। क्लियर है? आगे यहां पर इतना क्लियर है। अब यहां पर आगे चलते हैं, ये यहां पर सिखाए हैं कैसे बनाया जाएगा। क्लियर है? कैसे बनाया जाएगा। अब इस चीज को आप लोग ऐसे समझ लो। देखिए मैंने सिंपल से बताया हाइड्रोकार्बन, एक बार समझो ध्यान से। हाइड्रोकार्बन आपने देखा 2 प्रकार का है। हाइड्रोकार्बन आपने देखा कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। और अगेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ही प्रकार का है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का, लेकिन इसको मारो गोली। पहले इससे भी पहले चलते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का, एक एलिफैटिक है ना, और एक जो है एरोमेटिक। मैं गलत बहुत लिख रहा हूं, जानबूझ के लिख रहा हूं, एरोमेटिक। क्लियर है? एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक 2 प्रकार का है, एक है संतृप्त है ना, और एक क्या है? असंतृप्त है। ओके, और भैया ये अकेला है। अब संतृप्त में CN यानी कि एल्केन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? एल्केन यानी कि पैराफिन यानी कि CnH2n+2, यहां सिंगल बॉन्ड होगा। क्लियर है? और दूसरा असंतृप्त में 2 है, अगर 2 बॉन्ड है तब उसे बोलेंगे एल्कीन बोलेंगे यानी कि ओलेफिन, और जिसका सूत्र होगा CnH2n। अगर यहाँ 3 बॉन्ड होंगे, क्लियर है, यहां क्या होंगे? 3 बॉन्ड होंगे, तब उसे बोलेंगे एल्काइन यानी कि एसिटिलीन, एल्काइन यानी कि एसिटिलीन, CnH2n-2 होगा। क्लियर है? ये 3 समझ में आया। अब इन तीनों से एक एक मैं बनाकर दिखा दे रहा हूं। जैसे मान लो यहां पर आपको एक बेसिक याद करना होगा। अच्छा ये लगे हाथ एक और बता देता हूं, एक आता है एल्किल, इसी तरीके से याद कर लो एल्किल, और एल्किल होगा CnH2n+1 होगा, CnH2n+1 होगा, इसको R से डिनोट करेंगे। बोलो क्लियर है? अब यहां पर क्या होता है, एक बेसिक याद करना होगा। C1 से बनता है, मेथ C2 से बनता है, एथ C3 से बनता है, प्रोप और C4 से बनता है, ब्यूट और C5 से बनता है, पेंट। क्लियर? C6 से बनता है, हेक्स बनता है, और C7 से बनता है, हेप्ट बनता है, हेप्ट बनता है, C8 से बनता है, बोलो क्या बनता है? ऑक्ट बनता है। C9 से क्या बनता है? नॉन बनता है, और C10 से क्या बनता है? डेक बनता है। ये चीज तो आपको याद ही रहना चाहिए। इसे कहते हैं मूल शब्द। इसे क्या बोलते हैं बच्चा? मूल शब्द बोलते हैं। क्लियर? अच्छा एल्किल से मैं एक अभी ये बता दे रहा हूं, आगे काम आएगा। एल्किल से प्राइमरी अनुलग्न निकलता है। एल्किल से जो है क्या निकलता है? प्राथमिक अनुलग्न निकलता है। एल्किल से प्राथमिक अनुलग्न निकलता है, और प्राथमिक अनुलग्न के रूप में एन आता है, यहां एन जोड़ेंगे। क्लियर है? समझे? ये तुम्हारा मूल शब्द है। ये तुम्हारा क्या है? मूल शब्द है। लगे हाथ एक चीज और बता दे रहा हूं, इसी तरह पूर्व लग्न होता है। तो पूर्व लग्न में जो जनरली होता है वो क्या होता है? फ्लोरो और क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो होता है। मतलब ये फ्लोरो है, ये जो है क्लोरो है, इसको हैलोजन तत्व से बनता ही है, और ये ब्रोमो है, और ये जो है आयोडो है। बोलो इतना क्लियर है? ये चीज याद रखना, काम आएगा। पूर्व लग्न हो गया सबसे पहले पर, दूसरे पर मूल शब्द, तीसरे पर प्राथमिक अनुलग्न। लगे हाथ एक चीज और समझना है, और वो क्या है? क्रियात्मक समूह है। आगे देखिए यहां पर नेक्स्ट। अब यहां पर देखिए कार्बन यौगिक की श्रेणी और क्रियात्मक समूह। क्लियर है?
यहां पर एक बार जनरली संतृप्त में एल्केन, और एल्केन का जो होता है CnH2n प्लस में 2 होगा, इसका ये होगा सिंगल बॉन्ड के बीच में रहेगा, है ना। और असंतृप्त में आता है जैसे द्विबंध में एल्कीन है, और एल्कीन का सूत्र होगा CnH2n होगा, CnH2n होगा, और इसका संरचनात्मक सूत्र इस तरीके से होगा। ओके, एल्काइन, एल्काइन का होगा CnH2n माइनस 2, त्रिबंध पाया जाएगा, और कहीं ना कहीं मतलब एल्काइन वाले में कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर जरूर पाए मिलना चाहिए। एल्कोहल, एल्कोहल का होता है हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह यानी कि OH, ठीक है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का CHO याद कर लो। कीटोन, अच्छा अल्कोहल से निकलता है ऑल निकलता है, क्या निकलता है ऑल, CHO से क्या निकलता है अल। फिर यहाँ कीटोन, कीटोनिक या कार्बोनिल समूह, है ना, CO, इस तरह से ये ऊपर भगा दिए हैं, ये एक्चुअली नीचे रहेगा, क्लियर है ना। ये कुछ ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ओके। ये कीटोन है, कीटोन से क्या निकलेगा ओन निकलेगा, फिर यहां पर ओन ना, ठीक है। फिर यहां कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिल क्रियात्मक समूह COOH, यहां से निकलता है ओइक अम्ल, यहां से क्या निकलता है ओइक अम्ल निकलता है, याद रखने। अमीनो का, अमीन का अमीनो NH2, और इसका अमीन ही होता है, इसका क्या होगा अमीन ही होता। चलिए आगे डिटेल से बताते हैं इसको। देखिए यहां पर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, अच्छा अभी कुछ देर इनको मार दो गोली, पूर्व लग्न को, ठीक है, इनको हम नहीं ध्यान देंगे, ओके बच्चा। इनका मजा ले लेते, ये भी क्या याद करेंगे, देखो मुझे पढ़ नहीं रहा, कोई बात नहीं। श्रेणी का नाम, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह क्या होगा COOH, और इसका अनुलग्न निकलता है ओइक अम्ल, ये IUPAC नेम में काम आएगा अभी। एस्टर, एस्टर का होगा COOR, और R का मैंने बताया था, R का मतलब होता है CnH2n प्लस 1 यानी कि एल्किल समूह, क्लियर है। आगे यहां पर O8 निकलेगा, इनको नहीं देखना है, क्लियर है। यहां पर क्या निकलेगा O8 निकलेगा। आगे सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल का SO3H होगा, और इसका क्या निकलेगा सल्फोनिक अम्ल ही होगा अनुलग्न के रूप में, और यह अनुलग्न में भी द्वितीयक अनुलग्न होगा। अनुलग्न में भी कौन सा अनुलग्न होगा द्वितीयक अनुलग्न होगा। तो आगे आ जाते हैं एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड यानी कि COX, और यहां पर X का मतलब हैलोजन तत्व होगा, X का मतलब क्या होगा हैलोजन तत्व होगा, और X का मतलब हैलोजन तत्व में आता है फ्लोरो यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इसको याद कर सकते हो फसल में बरई अटका, क्लियर है ना, बस ऐसे अटका दो, तुम्हारा क्या जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट यहां एमाइड, एमाइड का क्या होता है CONH2, और यहां क्या निकलेगा एमाइड। एल्डिहाइड का CHO अल निकलेगा, साइनाइड का CN यानी कि नाइट्राइल, कीटोन का इस तरह का हुलिया होगा। इसका अगर एक फुल फॉर्म देखा जाए तो ऐसा फिर बीच में डबल बॉन्ड फिर O ऐसा। अब इसके पहले आपने देखा था कीटोन का यही वाला, है ना। फिर इसका O निकलता है, अल्कोहल का OH यानी कि ऑल, थायोल का SH यानी कि थायोल, अमीन का NH2 यानी कि अमीन, एल्कीन का ऐसा ऐसा होगा इन, और एल्काइन का आइन, इस तरह का होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्लियर है ना। अभी समझ पाए। अब जैसे यहाँ पर किसी का भी नाम लिखना है, जैसे मान लो आपको नाम लिखना है प्रोपेन का, नाम लिखना है, इसका सूत्र लिखना है, और संरचनात्मक सूत्र लिखना है, सब कुछ। तो देखो आप ऐसे दिमाग लगाओ, ये प्रोप बना है, प्रोपेन बना है, प्रोप, तो प्रोप से याद आया C क्या होता है 3 होता है, प्रोप से क्या होगा C3। एन से दिमाग में आया एल्केन, एन से दिमाग में क्या आया एल्केन। अब एल्केन का मतलब CnH2n प्लस 2, तो एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक, एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक, तो हाइड्रोजन की संख्या 3 दूना 6 2 8 ये हुई। या आप रख दो n की जगह 3, तो 3 2 6 और 6 प्लस 2 मतलब 8, क्लियर। तो यहाँ CnH8। अब इसको मान लो संरचनात्मक सूत्र लिखना है, आपको पता है एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्केन का भी आपने एक संरचनात्मक सूत्र ऐसा देखा था, ऐसा 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 फिर ऐसा ऐसा ऐसा,
ठीक है ना। बस कार्बन 3 है, 1 2 3, कार्बन की संयोजकता 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, यहां फिर H H H H H H H H, क्लियर है। बस अब यही हो गया, या इसको और शॉर्ट में लिखो CH3 CH2 CH3। बताओ समझ में आया, क्लियर है ये चीज। अब प्रोपेन चाहिए, ये लिखो। अब किसी का भी आप बना सकते हो, किसी का भी आप बना सकते हो। जैसे मान लो मैं ले लेता हूं एक हेक्साइन, सेठाइन, समझ रही ना, हेक्साइन। यहां पर हेक्साइन, अब हेक्स ये किससे बना है, हेक्स से। तो हेक्स मतलब किस पर है, C6। और आइन, आइन से क्या दिमाग में आया, एल्काइन। समझ में आई, मैं 5 रुपए पाइन और खूब गरियाइन, और उनके मम्मी सगरो बात हमें बताई। समझ में आए। देखो अब यहाँ हेक्साइन, हेक्स बना C6 से, हेक्स बना किससे, C6 से। और आइन से दिमाग में आया एल्काइन, एल्काइन मतलब CnH2n-2, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से दुई कम, दुगने से दुई कम, मतलब 6 दूनी 12, 12 का दुई कम मतलब 10। बस हेक्साइन का सूत्र क्या हो जाएगा, C10 नहीं, C6H10। अब इसका संरचनात्मक सूत्र तो याद है, एल्काइन में, एल्काइन का हुलिया क्या होता है संरचनात्मक में, आपने देखा था ईसा, फिर ईसा ईसा ईसा, फिर ईसा, फिर ईसा ईसा। मतलब कहीं ना कहीं ये रहना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, पहले इनको कहीं बैठा देते, जहां मन करे वहां बैठा दो, लेकिन रहना चाहिए। कहाँ, हमारा यहां मन कर रहा है, तुम्हारा कहाँ मन कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पर देखिए समझिएगा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बैठ के करो विचार, ना समझ में आए तो खा लो अचार। यहां पर लगाओ H H H H H, यहां तो लगेगा नहीं, H H H H H। अब इनको क्या लिखेंगे, CH3 CH2, हाँ C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH3, अरे 2 होगा भाई, हाँ CH3। ये देखो इतना बड़ा सूत्र आपने बना लिया, तेज हो गए ना तुम लोग। अच्छा चलो बताओ समझ में आया। इस तरह से कुछ भी रहे, बस आपको यही दिमाग लगाना है, वो पीछे किस में जाना है, आइन में जाना है, इन में जाना है, एन में जाना है, इल में जाना है, किस में जाना है, या बिल में जाना है। अब देखिए यहाँ चक्रीय यौगिक की संरचना किस प्रकार बनाते हैं। तो एक चीज यहां से याद कर लो, चक्रीय यौगिक कौन कौन से, तो यहाँ 2 है, एक साइक्लोहेक्सेन C6H12, इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। इसको और ब्रेक करेंगे तो ऐसे निकलेगा C6H12, इस तरह से, क्लियर है ना। फिर इसके बाद में अगला जो आता है आपका, अच्छा ये समझ में आया है भाई, कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, तो 1 4 होनी चाहिए ना, कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यही तो किया गया है। तो C6H12 देखो आसानी से आ गया। अब अगला होता है बेंजीन, ये देखो यही मैंने बोला था, ये एरोमेटिक नहीं है, मैंने गलत बोल दिया था, लेकिन अब मैं पाप धुल रहा हूं, ये बेंजीन होगा। और ये चक्रीय जो है, चक्रीय, जैसे एल्केन में 2 बताया गया था, एक चक्रीय एल्केन और एक था खुली श्रृंखला के रूप में, हाँ तो वही ये बंद श्रृंखला के रूप में है बेंजीन, C6H6, ये ऐसे बनेगा। अब C6H6, एक तो ये मेजर हो गया स्टेप नंबर 1, इसका कंप्लीट जो होगा ये होगा। देखिए अब यहां पर जैसे आप ये बनाते हो ना, कार्बन की श्रृंखला पूरा नहीं है, 1 2 3, हाँ 4 होना चाहिए, लगा दो 4, 1 2 3 4 पूरा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4 लो हो गए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये देखो नीचे बना है। क्लियर, अभी समझ में आया। आगे चलते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु आपस में सिग्मा या पाई बंध के द्वारा बंध या विवृत श्रृंखला में विन्यासित होते हैं। जैसे यहां समयोता एक होता है ना, जिनके आणविक सूत्र तो समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में क्या होते हैं, अलग होते हैं, वो कहते हैं समाअवयवता। और ऐसे यौगिक को कहते हैं समाअवयवी। आप इनका एग्जांपल देख सकते हैं, ये चीज है, देखिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्रियात्मक समूह। अभी आपने पूरा लिस्ट ही देखा क्रियात्मक समूह का। क्लियर है, वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जोड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे ROH, मैंने बताया था क्रियात्मक समूह से ही एक्चुअल में उसका रासायनिक गुण पता चल पाता है। क्लियर है, इतना समझ में आया। ये ROH में OH जो है अल्कोहल को बताता है। ठीक, अब यहां पर पूरा एक सजातीय श्रेणी होती है। अब सजातीय श्रेणी का मतलब जैसे एल्केन से क्या बनता है, एल्केन का एक पूरा एक ग्रुप बन जाएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, तो इस तरह की जो श्रेणी बनेगी सजातीय श्रेणी। जब कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो और इनके अणु भार 14 के अंतर से घटते हुए जाएं, या सीधा आप कर दो ऐसी श्रेणी जिनमें CH2 का अंतर होता है, काम खत्म। ओके, अब यहां पूरा लिस्ट दिया गया, देख सकते हैं आप, ये सजातीय श्रेणी है एल्केन। अब एल्केन का पूरा ये सदस्य देखो, सब में CH2 का अंतर है। यहां देखो, एक C ज्यादा हुआ और 2 H ज्यादा हुआ, फिर एक C ज्यादा हुआ, 2 H ज्यादा हुआ, तो ये सब क्या है, सजातीय श्रेणी के सदस्य। तो आप देख सकते हैं, और इसको आपको अलग से पढ़ना है, एक एक चीज लिख कर पढ़ना है बच्चा। ये कॉलम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, जाकर इसको अच्छे से एक एक प्रैक्टिस करना। जैसे पहला तो कंफर्म है, एल्केन का पूरा बना लोगे, क्रियात्मक समूह नहीं होता। एल्कीन का भी आप बना लोगे, क्लियर, एल्काइन का भी आप बना लोगे, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। अब अल्कोहल, ये भी वही चीज है, यहां ROH है, एक्चुअली ये क्या देखो, ये R हो गया फिर OH, सेम वही चीज है। R का मतलब यहां इल आएगा, R का मतलब एल्किल ना, तो यहां मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ऐसे चलता रहेगा। और यहां OH है, ये भी क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, अलग अलग लिखकर करो, क्लियर हो जाएगा, है ना। आगे देखिए फिर एल्डिहाइड का। अब एल्डिहाइड, इसको ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि एल्डिहाइड में ये उल्टा पुल्टा चलता है। CnH2nO है यहां, मतलब इसको CHO सॉल्ट में लिखते हैं। ये CHO का ये क्रियात्मक समूह इस तरह से, मतलब जब संरचनात्मक सूत्र में लिखेंगे इस तरह के कोई यौगिक को एल्डिहाइड वाला, तब बीच में ये आना चाहिए, है ना। अब इसमें क्या है, इसका उल्टा चलता है। जैसे यहां एथिल, मेथिल, प्रोपिल नहीं चलेगा, यहां पर क्या चलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड SCHO, CH3CHO एसिटेल्डिहाइड, C2H5CHO प्रोपियोनएल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड, CnH2nO। फिर यहां कीटोन का, यहां भी अलग चलता है, एसीटोन यानी कि डाई मेथिल कीटोन, CH3CO CH3, CnH2nO कार्बोनिल समूह। अब ये सब भैया प्रैक्टिस करो, कोई चीज नहीं समझ में आएगा तो एक एक मैं अलग से बता दूंगा, है ना। आगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में जैसे फॉर्मिक अम्ल, यहां भी अलग SCOOH। अब यहाँ C एक है तो हम इसे एक तो बोल सकते हैं मेथेनोइक अम्ल बोल सकते हैं, लेकिन वो IUPAC नेम में बताएंगे, ये तो अभी सदस्य का साधारण नाम है। फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, CH3COOH। कभी डायरेक्ट सूत्र भी पूछ लिया जाता है, जैसे फॉर्मिक अम्ल का सूत्र बताओ, चींटियों में पाया जाता है SCOOH, और एसिटिक अम्ल का सूत्र बताओ CH3COOH, है ना। प्रोपिनोइक अम्ल C3H5COOH, इसका CnH2nO2 कार्बोनिल समूह ये होता है। फिर आगे देख सकते हैं आप, ये हो गया। फिर यहां पर सजातीय श्रेणी की विशेषताएं अभी मैंने बता ही दिया, ठीक। फिर यहां कार्बनिक यौगिक का नामकरण, एक तो होते साधारण पद्धति, अब निरर्थक मानी जाती है। जैसे एसिटिक अम्ल सिरके का साधारण नाम है, लेकिन अगर सिरके का जो है IUPAC नाम देखा जाए तो होता है एथेनोइक अम्ल, जो कि इंटरनेशनल लेवल से जाना जाता है। फार्मिक अम्ल SCOOH लाल चींटियों में पाया जाता है, ठीक। लेकिन अब नाम के लिए वर्तमान पद्धति IUPAC सिस्टम अप्लाई किया जाता है, क्लियर है। और इस पद्धति के अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिक में
4 स्टेप होना चाहिए, मतलब कार्बनिक यौगिक का नाम में सबसे पहले पूर्व लग्न, और मैंने अभी बताया था इसके पहले पूर्व लग्न पूरा लिस्ट बना दी गई। पूर्व लग्न, फिर मूल शब्द, इसके बाद में प्राथमिक अनुलग्न के रूप में मैंने बता दिया एन, फिर द्वितीयक अनुलग्न वाला वो क्रियात्मक समूह का जो निकलता है अनुलग्न वो वाला है ना। अब पूर्व लग्न में यहां दिया भी गया, जैसे देखो पार्श्व श्रृंखला, ये पार्श्व श्रृंखला में रहेंगे, याद रखना पूर्व लग्न जो है ये ऊपर नीचे लटके रहेंगे, पार्श्व श्रृंखला के रूप में रहेंगे, है ना। आर के पार्श्व श्रृंखला के रूप में, जैसे फ्लोरो एफ क्लोरो Cl, ब्रोमो Br, आई आयोडो, और NO2 नाइट्रो, और OR एल्कोक्सी, ठीक है, समझे। अब ये मूल शब्द से पहले कार्बन श्रृंखला में इनका अंक बताते हुए लिखा जाता है, वही नंबरिंग मैंने बताया था। ये जिस नंबर पर हो, जैसे इसको ऐसे समझ लो, एक मिनट बच्चा, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ये देखो दिया गया है, नहीं इसमें दिया गया है, ये देखिए यहां पर जैसे पूरा लंबी श्रृंखला है 1 2 3 4 5, 5 से बना पेंट, 5 से क्या बना पेंट, पेंट में क्या लगेगा एन, है ना, पेंटेन हो गया। लेकिन यहां पूर्व लग्न है Br है, तो Br मतलब ब्रोमो, तो ब्रोमो किस नंबर पर है 1 2 3 4, यानी कि 4 ब्रोमो। फिर यहां मेथिल, ये भी बाहर भागा है ना, तो मेथिल किस नंबर पर है 2 पर है, तो 2 मेथिल, मतलब जो बाहर बाहर रहेंगे उनको पहले कर देंगे, और फिर ये लंबी श्रृंखला वाले को बाद में लिखेंगे। ये पेंट है, पेंट, प्राथमिक अनुलग्न एन, और CHO से क्या आता है अल, तो देखो 4 ब्रोमो 2 मेथिल पेंटेनल, ये होता है IUPAC नेम। समझ पाए ना, यही चीज यहां पर बताया गया, कहां गया यही चीज ये बताया गया, बोलो क्लियर है। मूल शब्द अभी मैंने बता दिया, C1 के लिए मैथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक्ट। प्राथमिक अनुलग्न मैंने बताया ही अभी, यदि सभी कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़े हो तो जो है शब्द मूल के साथ एन जोड़ देते हैं, अगर एकल बंध है तब एन, लेकिन मान लो अगर द्विबंध है, 2 बंध है, तो 2 बंध के लिए क्या लगाना इन लगाना, जनरली वैसे एन से ही काम चल जाता है, लेकिन ये भी याद रखना अगर कहीं 2 बंध दिख रहा है बीच में तब इन लगाना, अगर तिर बंध दिख रहा है तब क्या लगाना आइन लगाना, ओके। फिर द्वितीयक अनुलग्न मुख्य क्रियात्मक समूह का ज्ञान कराता है, यहां पर ध्यान देना, द्वितीयक अनुलग्न क्या बताता है मुख्य क्रियात्मक, और इसे IUPAC पद्धति में सबसे अंत में लिखते हैं, सबसे अंत में लिखते हैं, अभी बताया ही गया क्या कैसे होता है। फिर यहां पर देखिए पूरा प्रैक्टिस दिया, अब आप लोग को प्रैक्टिस करना है। देखिए यहां पर एक एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पैराफिन या एल्केन, यहां मेथेन का, ठीक है। यहां देखो ये कैसे पूरा बनाए, जैसे अभी मैंने तोड़कर सिखाया था, मेथ प्लस एन से बना है, मेथ का हो गया C1, और एन से दिमाग में आया एल्केन, ये C, यहां CN रहेगा भाई, CnH2n प्लस 2 ये आया, तो इसमें C की जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा C1 और 2 1 के 2 और 2 यानी कि 4, तो C1H4, 1 लिखा नहीं जाता CH4, क्लियर है ना। या दूसरा आप याद कर सकते हो, एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक होगा, अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 1 दूना 2 और 2 प्लस 2 मतलब 4 CH4, क्लियर। एथेन, ऐसे पूरा आप ओलिफिन एल्किन एक एक करके आपको अलग अलग देखना है। देखो ये पूरा IUPAC नेम दिया गया है, एकदम इससे अच्छी लिस्ट नहीं मिलेगी, आपको अलग अलग प्रैक्टिस करना। मान लो कोई चीज नहीं समझ में आता है तब उसे बता दिया जाएगा, क्या दिक्कत है आपस में पूछो, टीचर से पूछो, मुझसे पूछो। आगे चलते हैं नेक्स्ट, यहां पर देखिए पूरा लिस्ट दिया गया भैया, कंप्लीट है। यहां पर देखिए एल्डिहाइड का ये चीज आप देख सकते हैं पूरा, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। यहां पर देखिए ये पूरा जो है लिस्ट है आपके सामने, ठीक। आगे देखिए ये पूरा लिस्ट है बच्चा, आप करिए, अगर कोई चीज नहीं समझ में आता तो आप बताइए, मैं उसको बताऊंगा भाई उसमें। अब यहां देख लो, जैसे CH3Cl, यहां Cl मिल गया, Cl का मतलब पूर्व लग्न मिल गया, तो क्लोरो पहले लिखेंगे, क्लोरो पहले हो गया। C से क्या होगा मेथ, तो मेथ में एन लगाएंगे, मेथेन, तो क्लोरोमेथेन, देखो IUPAC नाम हो गया, क्लियर है। अब इसके बाद में यहां पर नाम कैसे नामकरण करते हैं, तो नामकरण के लिए मैं सीधा बता दे रहा हूं, सबसे पहले आप लंबी श्रृंखला चूज करना, ओके। जहां पर क्रियात्मक समूह रहेगा वहां से नामकरण करना शुरू करना। अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन है तब वहीं से नंबरिंग कर देना, मान लो नहीं है तब वहां से नंबरिंग मत करना, जैसे यहां पर नहीं, यहां पर नहीं है तब आप यहां से शुरू करो, है ना, लेकिन क्रियात्मक समूह के ही पास से शुरू करो, बस लंबी श्रृंखला तुम्हें चूज करना है,
क्लियर है? ये जो श्रृंखला बगल जोड़ी रहेगी इससे नहीं मतलब, ओके। लंबी श्रृंखला चूज करना है और इसके पहले देख लेना पूर्व लग्न कहीं है तो पूर्व लग्न हो तो पहले जिन श्रृंखला पर हो, कार्बन के जिस नंबर पर हो उसके साथ लिखेंगे। जैसे यहां ब्रोमो 4 नंबर पर है तो 4 ब्रोमो, यहाँ एथिल नहीं मेथिल 2 नंबर पर है तो 2 मेथिल, और फाइनली लिखा गया 1 2 3 4 5 पेंट प्लस एन प्लस CHO से अल पेंटेनल। सेम यहां भी हुआ है CH3 CH2 CH CH2 OH, नंबरिंग यहां से किया गया लंबी श्रृंखला। पहले इनको कर देते हैं, पूर्व लग्न नहीं है। CH3 से क्या बनेगा? अगर कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से के दुगने से एक अधिक, मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से एक अधिक हो तब वहां इल वाला आएगा। C1 से मेथ, मेथ प्लस इल मेथिल, तो मेथिल किस नंबर पर है? 2, तो 2 मेथिल। फिर 1 2 3 4, 4 से क्या बनेगा? ब्यूट, ब्यूट प्लस एन यानी कि ब्यूटेन। OH से क्या आएगा? ऑल, तो ब्यूटेनॉल। 4 नहीं 2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल। बोलो क्लियर है? इस तरह से अब रासायनिक यौगिकों के गुणधर्म आप इसे पढ़ सकते हैं अच्छे से। ये पूरा यहाँ पर ईंधन वगैरह के बारे में बताया गया है। फिर आगे यहाँ पर देखिएगा ये चीजें पूरा दी गई हैं, पेट्रोलियम कोयला ये सारी चीजें क्लियर है? समझ पा रहे हो ना? यहाँ ऑक्सीकरण, फिर यहाँ योगात्मक अपक्रिया, फिर यहाँ प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। अच्छा, फिर यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। एक एक जैसे एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, पूरा इनके बारे में दिया गया, आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। फिर यहाँ पर इसके बाद में एसिटिक अम्ल है या एथेनोइक अम्ल है, पूरा जो इस तरीके से आपको यहाँ देखिए ये पढ़ के जाना है और फिर ये चीज आपको करना है। फिर यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, देखिए चीजें सारी चीजें, अब ये डिटेल से भी पढ़ाया जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है। फिर यहाँ देखिए उच्च अणुभार वाले जो है यौगिक हैं कार्बन और उसके अपमार्जक हैं, फिर ये चीजें पूरा देखिए, ये सब आप देख सकते हैं। कार्बन साबुन की स्वच्छीकारक प्रक्रिया, पूरा इस तरह से यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। अब चलिए डिटेल से देखिए।